हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 14001 2015 पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे। फ्रेंड्स, क्या आपकी कंपनी एनवायरनमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट को लेकर सीरियस है? और क्या आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट एफिशिएंट और लीगली कंप्लाइंट बना सकता है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आईएसओ 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। यह क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज आईएसओ 14001। आखिर 14001 स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है, बेस्ड ऑन पीडीसीए साइकिल। इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एट साइकिल पे बेस्ड है। हेल्प्स मैनेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जी हाँ, यह ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए। देखिए, यह स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है कि कैसे उन्हें अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है और पॉल्यूशन को कम करते हुए अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह स्टैंडर्ड पीडीसीए साइकिल पे बेस्ड है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करते हुए अपने हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जाए। अब समझते हैं कि वाई आईएसओ 14001, आखिर 14001 की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, इस स्टैंडर्ड को अपनाने से आपके ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर रिसोर्स एफिशिएंसी मिलती है, ऑर्गेनाइजेशंस अपने वेस्ट को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ उनके जो लीगल कंप्लायंस हैं वो भी फुलफिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आईएसओ 14001 को लेते हैं तो आपका जो ब्रांड रेपुटेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। आज की दुनिया में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ब्रांड इमेज की बात नहीं रह गई है, बल्कि मार्केट डिमांड, लीगल रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर ट्रस्ट की जरूरत बन चुकी है। और ये समझते हैं कि आईएसओ 14001 2015 के मेन क्लॉजेस कौन से हैं। जी हाँ, इस स्टैंडर्ड में टोटल 10 क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 स्कोप की बात करता है, क्लॉज 2 रेफरेंस की बात करता है और क्लॉज 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस की बात करता है। इसके अलावा क्लॉज 4 टू 10 अदर इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, जिन्हें हम आने वाले स्लाइड्स में वन बाय वन समझेंगे। क्लॉज 4 कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यह क्लॉज ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेस्ट के बारे में बात करता है। देखिए, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अंडरस्टैंड इंटरेस्टेड पार्टीज, अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, डिटरमाइन ईएमएस स्कोप और ईएमएस स्कोप को भी डिटरमाइन करना चाहिए। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को समझना होता है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, चैलेंजेस, एनवायरमेंटल रिस्क, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ इंटरेस्टेड पार्टी और उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 5 लीडरशिप। आइए समझते हैं यह क्लॉज किस बारे में बात करता है। देखिए, यह क्लॉज बात करता है लीडरशिप की। यह क्लॉज कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है उनके क्या काम होने चाहिए। जी हाँ, यह क्लॉज कहता है कि लीडरशिप को पॉलिसी क्रिएशन करना चाहिए रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट और ईएमएस को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो सीधे टॉप मैनेजमेंट से चाहिए होता है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा लीडरशिप का यह भी फर्ज है कि वह ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करे। देखिए, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो ईएमएस के लिए कमिटमेंट दिखाए, पॉलिसीज बनाए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करे और अपनी टीम को रिसोर्स अवेलेबल कराए। क्लॉज 6 प्लानिंग। प्लानिंग को समझते हैं। देखिए, यह क्लॉज कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस को ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या चीजें कर सकती हैं, आइए उन्हें समझते हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। जी हाँ, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट को एनालिसिस करना चाहिए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को रिव्यू करना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी रिव्यू और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, यह क्लॉज आईएसओ 14001 का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि यदि ऑर्गेनाइजेशंस सही तरीके से प्लानिंग नहीं करती हैं तो ईएमएस को इम्प्लीमेंट करना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्लॉज 7 सपोर्ट। आइए समझते हैं क्लॉज 7 सपोर्ट किस बारे में बात करता है। देखिए, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी टीम को प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए ताकि वह ईएमएस को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सके। ऑर्गेनाइजेशंस का ये फर्ज है कि वो अपने यहाँ पे कॉम्पिटेंट मैन पावर को रखे और उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस दे और उन तक ईएमएस रिलेटेड सारे कम्युनिकेशन तक पहुंचाए और साथ ही साथ ईएमएस रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंटेड करे। देखिए, यह आईएसओ 14000 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बिना सपोर्ट के ईएमएस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो कॉम्पिटेंट मैन पावर का होना, उन्हें ईएमएस की अवेयरनेस होना, उन तक प्रॉपर कम्युनिकेशन जाना और सभी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होना इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 8 ऑपरेशन। आइए देखते हैं क्लॉज 8 किस बारे में बात करता है। ऑपरेशनल कंट्रोल। जी हाँ, यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ईएमएस रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव और ईएमएस से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं उनका लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव भी चेक करना चाहिए। इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस। ऑर्गेनाइजेशंस को इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस करनी चाहिए और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट और हैजार्ड कंट्रोल के लिए भी काम करना चाहिए। देखिए, यह आईएसओ 14000 का एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाला क्लॉज है। इसका मतलब यह है कि यह क्लॉज हमें कंपनी में ईएमएस के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइन देता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेशनल कंट्रोल, तो यहाँ पे यह क्लॉज ओसीपी की बात करता है जिसे हम ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर कहते हैं। तो यह क्लॉज यही बताता है कि आपको अपने हर प्रोसेस में ओसीपी को इम्प्लीमेंट करना है, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को चेक करना है और हमेशा प्रिपेयर रहना है ताकि आप एक बेस्ट ईएमएस अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पाएं। क्लॉज 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ईएमएस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उनका मेजरमेंट करना चाहिए। समय समय पर इंटरनल ऑडिट्स कराने चाहिए और मैनेजमेंट रिव्यू होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट यह समझ पाया कि ऑडिट में किस तरह की एनसीज आई हैं और उस पे अब क्या एक्टिविटी होनी है। क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट नॉन कन्फर्मिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, यह क्लॉज नॉन कन्फर्मिटी मैनेजमेंट की बात करता है। इसका मतलब यह है कि जब ऑडिट में किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी मिलती है तो उस पे क्या एक्शन लिया जाएगा, इस बारे में क्लॉज 10 हमें गाइडलाइन देता है। यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ पे ईएमएस से रिलेटेड मिलने वाली एनसीज को क्लोज करना है और लगातार एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 14001। आइए आईएसओ 14001 के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। आईएसओ 14001 को इम्प्लीमेंट करने के पश्चात हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट सेविंग देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन है वो भी रिड्यूस होता है क्योंकि जब हम ईएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने काफ़ी सारे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। लीगल सेफ्टी, क्योंकि जब हम आईएसओ 14001 को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें अपने प्रोसेस में अपने आप ही लीगल सेफ्टी मिल जाती है और इसके साथ साथ हमें आईएसओ 14001 को इम्प्लीमेंट करने के पश्चात एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलती है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हमारे ब्रांड की या ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज इम्प्रूव होती है। इसके अलावा कुछ और भी सेविंग्स हमें मिलती हैं, जैसे बिजली और पानी की बचत होती है, वेस्ट कंट्रोल होता है, केमिकल हैंडलिंग रिस्क रिड्यूस होता है और ओवरऑल हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी भी पॉल्यूशन कम करना चाहती है, लीगल कंप्लायंस मेंटेन करना चाहती है और इंटरनेशनली ट्रस्टेड बनना चाहती है, तो आईएसओ 14001 2015 सर्टिफिकेशन एक परफेक्ट स्टेप है। अगर आपको आईएसओ स्टैंडर्ड्स पर डिटेल्ड स्क्रिप्ट चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, थैंक यू।